रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में। इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक नए वक्ता जुड़ रहे हैं और मैं आपसे उनका परिचय कराता हूँ। श्री रवि सिंह चौधरी। रवि सिंह चौधरी जी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और इस समय एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी का एक अपना उद्यम आरंभ किया हुआ है। और आपको ये भी बता दूँ कि रवि सिंह जी चौधरी जो हैं, उनके आप वार्तालाप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ऋषि इंटेलिजेंस के नाम से। और चाणक्य के ऊपर आपका बहुत शोध है, तो आज हम इनसे चाणक्य इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। आपका स्वागत है रवि सिंह जी, जयपुर डायलॉग्स पे। आप पहली बार आ रहे हैं जयपुर डायलॉग्स पे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर मुझे जयपुर डायलॉग्स के प्लेटफ़ॉर्म पर बुलाने के लिए। तो रवि जी, ये बताएँ कि आपने चाणक्य का बड़ा अध्ययन किया है और उस पे पुस्तकें भी लिखी हैं और विशेष रूप से चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र और अर्थशास्त्र, ये 3 पुस्तकें चाणक्य की मिलती हैं। तो इनमें से आप किसको जो है वो मानते हैं कि आज के वर्तमान युग में भी प्रासंगिक है? बिल्कुल, चाणक्य नीति एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव देता है, एक व्यक्ति को कैसे सोचना चाहिए। लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, राजधर्म के परिप्रेक्ष्य में बात करता है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है व्यक्तिगत तो वो बदलता रहता है समय के साथ। ये उस समय की क्या स्थिति रही थी, आज की स्थिति बहुत अलग है, भिन्न है। लेकिन एक राष्ट्र का जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें कई ऐसे एलिमेंट हैं, कई ऐसे डोमेन हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा आता है, शत्रु बोध आता है कि राष्ट्र के शत्रु कौन हैं। इस तरह की जो बातें हैं, वो आज भी प्रासंगिक हैं। अगर मैं इसको प्रिसाइज़ली बताऊँ, तो चाणक्य कहते हैं कि जिस भी देश के साथ आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है, बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो 4 प्रकार के शत्रुओं का वो निर्माण करेगा। पहला अ, आंतर और दूसरा बाह्य। इसमें 2 कैटेगरी बनेगी कि सोर्स है आपके विद इन कंट्री, उसको प्रोपेगेट बाहर का कोई व्यक्ति कर रहा है, बाहर का कोई इकोसिस्टम कर रहा है। सोर्स है बाहर का और प्रोपेगेट आपके देश का कोई व्यक्ति कर रहा है, और इसको वाइस वर्सा आप कर दीजिए। तो ये 4 प्रकार के जो शत्रु हैं, उनका निर्माण होता है। ठीक है? और जो साइकोलॉजी कहते हैं आचार्य चाणक्य कि एक व्यक्ति एक घोड़े के समान है, जो अगर शांत बैठा हुआ है तो बहुत प्रेम से चरा खा रहा होता है, लेकिन जब आप रथ में उसको बांधते हैं, तब वो असली रूप हुँ। दिखाता है। तो एक व्यक्ति को जब पावर मिलता है या कोई जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी मिलती है, तब उसका सही रूप निखर के आता है। ठीक है? तो कहेंगे कि क्रोधी व्यक्ति, मानी व्यक्ति और लोभी व्यक्ति, ये 3 प्रकार के पोटेंशियल थ्रेट हैं आपके कंट्री में भी, और सामने वाले शत्रु के कंट्री में भी। इसको ढूंढिए ताकि आप उसको मिला पाए। जैसे कि मानी वर्ग में इसको बहुत ज्यादा प्रासंगिक आज इसलिए मानता हूं, क्योंकि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स में लोगों को नहीं समझ में आता। जैसे कि एक इंटरनेशनल अवार्ड दे दिया जाए, ठीक है, या आपके किसी प्रोफेसर को इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी जाए, इतना अच्छा से उसको विदेशी स्वागत करे, सम्मान करे, और उसको ये फील हो जाए कि उसकी जो टैलेंट है, उसका जो स्किल है, भारत के व्यक्ति या भारत का जो इकोसिस्टम उसको तो जान ही नहीं रहा है, सम्मान ही नहीं कर रहा है। और जो भी उसे मान सम्मान देता है वो उसका हो जाता है, और फिर वो पोटेंशियल थ्रेट बन जाता है आप ही के कंट्री के लिए। और क्रोधी वर्ग, जिसको कोई उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा मुझे, कोई पद मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा, हमारी प्रशंसा होगी, हमारा अपलिफ्टमेंट होगा, लेकिन उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं होता है, तो वो भी पलट जाता है। और लोभी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लोभी वर्ग कैसे वो
एक शत्रु के रूप में होता है, मतलब उसके कोई रिश्तेदार हैं जिन्होंने इतना धन लूटा है, इतना करप्शन किया है कि वो समझते हैं या जानते हैं कि मुझे इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो मुझे समहाउ इकोसिस्टम को, मीडिया को इस तरह से रन करना है कि हम अपने जानने-पहचानने वाले को बचा सकें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, मैंने बहुत स्पेसिफिक बताया, जो प्रासंगिक बिल्कुल है आज के समय में, और ये उस समय आचार्य चाणक्य जो है ये विजुअलाइज़ कर रहे हैं और इसको पेन डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं अर्थशास्त्र में। जी, तो जो ये राजधर्म के प्रसंग में जब हम बात करते हैं, तो राजधर्म के 4 अंग बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। आन्वीक्षिकी यानी जिसको हम रिसर्च कह सकते हैं, त्रयी यानी वेद, 3 वेद, और वार्ता यानी ट्रेड और व्यापार, उद्यम भी कह सकते हैं उसको, और चौथा जो है वह दंड नीति। तो आजकल जो भारत के सामने जो समस्याएँ हैं, तो हम इनको यदि बाँट लें, पहले हम अपनी अंदर की समस्याएँ या राष्ट्रीय समस्याओं को ले लें, जिसमें राष्ट्रीय समस्याओं में हमारे पास जो है वो चुनौतियाँ हैं। एक हमारे पास एक ऐसा इकोसिस्टम है जो राष्ट्र विरोधी है। तो यदि आज चाणक्य जी के सामने इस प्रकार की चुनौतियाँ आती, जिसमें एक राष्ट्र विरोधी इकोसिस्टम होता, जिसमें एक ऐसे लोगों की बहुतायत होती जो लोभी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो देश को अंदर ही अंदर खा लेना चाहते हैं, जो देश को विभाजित करके और केवल अपनी सत्ता को कायम रखना चाहते हैं, या फिर एक प्रकार से ऐसे हमारे पास नागरिक हैं, जो वास्तव में राष्ट्र को शत्रुता की दृष्टि से देखते हैं। जैसे पूरा का पूरा आप जानते हैं एक समुदाय विशेष है, जो बिल्कुल। भारत पर कब्ज़ा करके उसको इस्लामी बना देना चाहता है। तो इस प्रकार की समस्याओं को इन 4 अंगों की दृष्टि से यदि आचार्य चाणक्य होते, तो उसको किस प्रकार से उनका हल निकालते? बिल्कुल। पहले तो एक इमिग्रेंट पॉलिसी जो हम कहते हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी, उस पे बहुत क्लियर कट आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले तो जो शहर है या नगर है उसके केंद्र में मंदिर है, वो मंदिर भी बनवाने की बात करते हैं। माँ अपराजिता का नाम वो सबसे पहले लेते हैं कि माँ दुर्गा का मंदिर होना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि जो आपकी संस्कृति का नहीं है, आपके कल्चर का नहीं है, या उसको जो विध्वंस कर सकता है, उसको आप बॉर्डर पे रखेंगे और उससे टैक्स वसूली करेंगे, मतलब कर भी लेंगे, लेकिन उसको आप पूरा आपके बीच समाज में उसको आने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे। ये तो पहला वो कहते हैं। दूसरा, ये जो चारों, अगर मैं विद्याओं पे बात करूँ, उसमें अगर मैं त्रयी से प्रारंभ करूँ, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर वो आज होते, तो वो देखते कि हमारी जो आज की पूरी पॉलिसी है या जो पूरा फ्रेमवर्क है, वो इस बेसिस पे है कि इंडिविजुअलिज़्म ऊपर सर्वोपरि होना चाहिए। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी विचारधारा सबसे ऊपर होगी। और आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि परिवार की बात आए तो स्वयं को त्यागो, ग्राम की बात आए तो परिवार को त्यागो, राष्ट्र की बात आए तो ग्राम को त्यागो, और ब्रह्म की बात आए तो राष्ट्र को त्यागो। तो उसमें जो कुलस्यार्थे आउटवर्ड त्यजेत पैरामीटर एकम। है, तो ये एलजीबीटी का अगर मैं इश्यू, हाँ, यस, यस, एलजीबीटी का ये अगर मैं इश्यू लूँ, महाभारत तो में ये है ये, कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि कुलस्यार्थे त्यजेत एकम, बिल्कुल, बिल्कुल, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। ये धृतराष्ट्र को कहा गया था दुर्योधन के जन्म के समय, कि बिल्कुल, इसके बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अपशकुन हो रहे हैं इसके जन्म से। तो उस संदर्भ में ये श्लोक महाभारत में आया हुआ है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वेद आ गया, तो ये जो आधार आया परिवार का या राष्ट्र का प्रायोरिटी ऑर्डर जो है, तो एलजीबीटी हुँ। क्राइसिस क्यों लगी? क्योंकि आपने एक इंडिविजुअल फ्रीडम और इंडिविजुअल पैरामीटर को बेसिस बनाया, फ्रेमवर्क, और फिर वो आगे गए। तो आचार्य चाणक्य देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है ये बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हमें परिवार की जो पूरी अवधारणा और समाज की अवधारणा है, उसको बचा के रखना है। एक व्यक्ति को उसके विचारों को आगे नहीं बढ़ाना है, हाँ? उसको कलेक्टिव सेंस में रखना है। दर्शन में जब आएँगे, जो अन्वीक्षकी है, अब ये संस्कृत में जब अन्वीक्षकी आता है तो अलग-अलग प्रकार से इसकी व्याख्या होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 3 जो दर्शन हैं, सांख्य, योग और चार्वाक, ठीक है? अब इन तीनों को वो देखते हैं, तो ठीक है, वो 3000 या जो भी वर्ष पुरानी बात है, तो वहाँ पर वो, क्योंकि पूरा समाज धार्मिक है, नास्तिकों की संख्या बहुत कम है, तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को
और किसी भी राजा जो आगे आ रहे होते हैं उनको बचाया जाता है कि आप सन्यास ना ले ले, इसलिए चारवाक उन्हें सिखाया जाता है, चारवाक दर्शन उन्हें समझाया जाता था। आज क्योंकि चारवाकों की संख्या ज्यादा है, बल्कि वो पूर्ण रूप से चारवाक भी नहीं है, उसकी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो वो पूरा रिवर्स हो गया। तो सांख्य की जो पूरी परिभाषा है उसमें आचार्य चाणक्य जो बेसिकली वर्ल्ड व्यू है कि आपका एक जन्म नहीं हुआ है, आपकी कई जन्मों की यात्रा है। तो उस अंडरस्टैंडिंग से आप पॉलिसी निर्माण और जीवन जीते हैं, ना कि योलो यू ओनली लिव वंस पैरामीटर से अपना जीवन जीते हैं और फिर सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नेंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन में सब आप दे दिए। तो आचार्य चाणक्य देखेंगे हर चीज स्टेट क्यों सॉल्व कर रहा है, मतलब समाज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी क्या कर रहा है और एक व्यक्ति जीवन कैसे जी रहा है। तो ये जो अ, दर्शन है आन्वीक्षिकी का, ये पूरा जो वर्ल्ड व्यू और जो पर्सपेक्टिव है, चाहे वो पुरुषार्थ का हम जोड़ ले, समाज का दे दे, उस हिसाब से फिर वो लॉ एंड गवर्नेंस और फिर दंड नीति को वो अपना रहे हैं। तो ये तो पूरा फ्रेमवर्क उनको उल्टा दिखाई देता है, इवन संविधान पे वो आ जाते हैं कि ये क्या है पैरामीटर, आपने पर्पस ऑफ लाइफ तो बताया ही नहीं संविधान में, आपने फंडामेंटल राइट्स बता दिए, फंडामेंटल ड्यूटी बता दी, लेकिन ये ऑटोमेटिक होगा, स्टेट को इंटरवीन नहीं करना वो पड़ेगा, ये आपने फंडामेंटल नहीं बताया। ड्यूटीज भी, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भी मैंडेटरी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि हमारे पूरे बिल्कुल, जो बिल्कुल, जो सनातन वर्ल्ड व्यू है उसमें जो राइट्स हैं वो ड्यूटीज को फुलफिल करने का, ड्यूटीज की यानी कर्तव्यों की पूर्ति करने का एक माध्यम है। इसलिए दिए जाते हैं कि आज से आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सकें। बिल्कुल, ये स्टैंड अलोन राइट्स वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये मेरे विचार से, ये तो आप जानते हैं क्योंकि आप तो वैसे भी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि ये कार्टेशियन यानी डेकार्टे के समय जो मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ यूनिवर्स आया था, बिल्कुल, और बिल्कुल, उसमें इन्होंने इन्वर्ट किया था कि भाई जो पुर्जे हैं वो मिल के घड़ी को बनाते हैं। मैकेनिस्टिक यूनिवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो मैकेनिस्टिक यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आइंस्टाइन के और क्वांटम मैकेनिक्स के टाइम पे पलट गया। लेकिन इसको जो सोशल साइंसेज में मैकेनिस्टिक यूनिवर्स को लेके इंडिविजुअल कंटिन्यू राइट्स रखा। बनाए गए, वो वैसे के वैसे हैं। उन पर कोई असर बिल्कुल, नहीं पड़ा बिल्कुल, कि हाँ साहब हमने उधर से तो बिल्कुल, बोरो कर लिया, मैकेनिस्टिक यूनिवर्स से हमने इंडिविजुअल राइट्स बना ले कि इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी फॉर्म करते हैं, दे आर दी बेसिक फुलक्रम। लेकिन जब उल्टा किया साइंस ने, तो उसको 1 सेंचुरी से ऊपर हो गया, अभी कुछ नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं पे फिर से वेद आएगा कि पंच महायज्ञ ऋणों के रूप में आपको देखना था। आपने नेचर को कहा कि बेंड करेगा ह्यूमन के लिए, तो आपके एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ये जो हम बात करते हैं। तो आचार्य चाणक्य जो देखते हैं कि ये पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ह्यूमैनिटी को ऊपर कर दिया। अभी बहुत लोग बोलते हैं मानवतावाद, हम किसी रिलीजन को नहीं मानते, हम ह्यूमैनिटी को मानते हैं। तो फंडामेंटली वो भी बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आपने मनुष्य को केंद्र में रख दिया। तो वो एक्सप्लॉइट ही करेगा प्रकृति और नेचर को। तो एक या इस वो प्रिंसिपल तो में भी रिवर्स आपके दिखता है फिर इस्लामिक जी, थियोलॉजी तो कहती है, इस्लामिक क्रिश्चियन थियोलॉजी तो कहती है कि बाकी जो पूरा का पूरा नेचर है, दैट इज फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये जो त्रयी था या आन्वेक्षिकी था, ये पूरा एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव दे दिया। इसके आधार पर दंड नीति और वार्ता शास्त्र का पूरा उसमें जो हम कहेंगे पेन डाउन होगा। तो स्टेट का या रिक्वायरमेंट ही क्यों है, राजधर्म आया ही क्यों? तो एक जो प्रचलित शब्द है मत्स्य न्याय जो हम कहते हैं, है ना? कि लॉ ऑफ फिशेस को अवॉइड करना है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, इसको रोकने के लिए ही हमने इन नीतियों का निर्माण किया है। ठीक है? तो जो अभी की स्थिति आचार्य चाणक्य देखेंगे कि ये इतने केसेस पेंडिंग है या फिर ये पावरफुल लोग जो है सारा काम अपना निकलवा ले रहे हैं और जो वीक है वो कॉन्ट्रैक्ट फेलियर नहीं संभाल पा रहा है या फिर एक इकोसिस्टम में वो इवॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए दंड नीति का आश्रय है और वहां पर नियम सारे बनाएंगे ताकि हम इसको अवॉइड करें। लॉ ऑफ फिशेस या जंगल राज को हमको रिवर्स करना है बेसिकली ये। और राजा की क्षमा, व्यक्ति की क्षमा और संत की क्षमा तीनों अलग होगी। ये इसको मिक्स नहीं करना है। बहुत लोग स्वधर्म को जो हम कहते हैं कि सन्यास के समय का जो धर्म है और राजधर्म है, इन तीनों को मिक्स करने लग जाते हैं। ये तीनों अलग है। एक व्यक्ति समाज को, परिवार को, परिस्थिति को देखकर क्षमा करता है।
संत जो है क्योंकि उनको योग चित्त वृत्ति निरोध करना है, मन में जितनी भी विचलित धारणाएँ हैं उनको समाप्त करना है, तो सबको क्षमा कर रहे हैं और माफ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक राजा इंट्यूशन का यूज़ ना करके दंड नीति का आश्रय यूज़ करे। वहाँ पर जो कोडिफाइड फॉर्म में जो नियम है कि इसको ऐसे पनिश करना है, मतलब जो आईपीसी आज के समय में अगर हम बोले जो है, जो उसका नाम परिवर्तित हो गया, तो उस हिसाब से डिसाइड करना है। ये नहीं कि आपका शत्रु है तो आपका अतिथि बना है, मतलब आपके शरण में आया है तो उसको आप आदर सत्कार करें। यहाँ पर वो शत्रु को भी कह रहे हैं कि इवन वो आपके शरण में आ रहा है तो भी ध्यान रखना है कि वो आपका शत्रु ही है। तो ये जो डिमार्केशन है कि मोरालिटी, जो बेसिकली सदाचार और धर्म का जो मिक्सिंग हो जाता है, यहाँ पर ये कंफ्यूजन चाणक्य को नहीं है कि सदाचार और धर्म ये दोनों एक नहीं है। कोई कार्य आपको सदाचार जैसा न भी दिखे, जैसे युद्ध है, लेकिन वो धर्म के लिए होता है। तो ये जो डिफरेंस है दंड नीति क्रिएट करता है और उसके हिसाब से वो पालन करवाया जाता है समाज में। वार्ता पे अगर मैं आऊं तो उसमें यही दंड नीति पे अगर मैं मैं थोड़ा-सा और यहाँ पर आपका वो करूँगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में कोई और भी नियम है राजा के लिए कि राजा किससे विवाह करेगा, और क्या विदेशी माता से उत्पन्न पुत्र जो है वो राजा बन सकता है। चाणक्य ने इसका पूरी तरह से इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, इसका बिल्कुल प्रतिषेध किया है। तो इनके देशोत्पन्न पीछे क्या, उन्होंने कहा है, देशोत्पन्न, यस। इसके पीछे क्या लॉजिक है? हाँ, तो सबसे पहले तो इनका एक तो शायद ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि जो आपकी भूमि में उत्पन्न नहीं हुआ है, वो आपकी भूमि के कॉन्टेक्स्ट को, कल्चरल, स्पिरिचुअल, सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ना समझता है, ना जानता है, तो जुड़ नहीं पाएगा, जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज है। और कई अ, अ, अगर मतलब एलियनेशन अगर हो जाए, इवन अभी अगर देखें कि रूल्स एंड रेगुलेशन अगर समाज के का फीडबैक ना ले रहा हो, समाज में क्या चल रहा है, तो कई नियमों का पालन ना नहीं होगा, या फिर फोर्सफुली आप कराना चाहे तो विद्रोह हो जाएगा, ठीक है? तो आपकी भूमि का उत्पन्न अगर है और उसकी लर्निंग आपकी मिट्टी की है, तो जो पंचकोश की पूरी बात जो कहते हैं कि अन्नमय कोश आपके क्षेत्र का वो फूड खाया हुआ है ना? आपकी 16 संस्कारों से वो बढ़ा है, तो उसका जो इमोशनल कनेक्ट है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, पर्सपेक्टिव है, वो प्रजा के विरुद्ध नहीं जाएगी। वो निरंकुश शासक की तरह नहीं बनेगा, है ना? वो उसे एक जो अवेयरनेस कहते हैं, उसको बिल्कुल उस क्षेत्र का अवेयरनेस रहेगा। तो ये बिल्कुल वो कहते हैं कि देशोत्पन्न, इवन राजा नहीं, अमात्य के लिए भी वो कहते हैं कि देशोत्पन्न होना चाहिए। ये पहला प्रायोरिटी है, अगर वो पावरफुल पोजीशन पे जाता है तो। जी। और अब वार्ता की बात कर लेते हैं। जी। अब वार्ता में क्या है कि अभी का जो पर्सपेक्टिव है ट्रेड का, इधर एक्सट्रीम कैपिटलिज्म है, उसको बैलेंस अभी किया जाता है एक्सट्रीम सोशलिज्म से, बेसिकली, है ना? कि आपने इतना एक्सप्लॉइट कर दिया तो आपको फिर फ्रीबीज या जो सोशल अनरेस्ट है उसको बचाने के लिए आपको उनको पालना होता है, आपको उनको शांत रखना होता है। तो आचार्य चाणक्य होते हैं तो वहां पर वो काइंड ऑफ वो बैलेंस्ड मोड में रहते हैं, उसमें वो इंसेंटिवाइज करते हैं चीजों को, मतलब उसमें प्रोविशन नहीं है, रेगुलेशन वो रखते हैं, इंसेंटिवाइजेशन रखते हैं, और इवन सैलरी मोड भी जो रहती है, जो ट्रेड हो रहा है या फिर जो उसमें लोग इन्वॉल्व हुए हैं, वो फिक्स्ड एंड प्लस इंसेंटिव मॉडल पे ही वो कार्य करते हैं। उसमें मंडी की व्यवस्था की भी बात करते हैं, सरकारी लैंड को प्राइवेट ओनर को भी दिया गया लीज पे और वो फिर बिजनेस कर रहा है, ये पार्ट भी आती है। अगेन टैक्सेशन की जो पूरी अवधारणा है कि उसमें जो भी वो कह रहे हैं कि एक पहले जो एग्जांपल दे रहे हैं कि मधुमक्खी जिस प्रकार से फूल से जो पराग लेती है उस हिसाब से आपको कर की व्यवस्था लेनी होती है लोगों से। तो ये इंसेंटिव भी दे रहे हैं। ये कंप्लीटली सोशलिस्टिक मॉडल नहीं है, इसमें वो बोलते हैं कि जो वृद्ध है, विधवा है, जो फिर बहुत मतलब क्या है कि बीमार है, या फिर फार्मर है जो कैलामिटी से गुजर रहा है, तो उन सबको ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हम जरूर देंगे, ये हमारा मेन कर्तव्य होगा, हमें इकोसिस्टम बनाना है। और उसमें भी वो कह रहे हैं कि
अगर डैम बन रहा है, बेसिकली अगर किसी गांव से कोई हमने चेक डैम बनाया है, तो उसमें उस गांव के सारे व्यक्ति का मुझे कंट्रीब्यूशन लेना है। बेसिकली जो समय दे सकता है, जो श्रमदान दे सकता है, जो धन दे सकता है, जो अपने स्टाफ को भेज सकता है, किसी भी रूप में अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है, उसे ही उसको हम यूज करने का अधिकार देंगे। जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसे हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने नहीं देंगे। तो इस तरह से आचार्य चाणक्य लिख रहे हैं अर्थशास्त्र में कि हम इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हम प्रमोट कर रहे हैं मेरिटोक्रेसी को। बेसिकली मेरिट को हम प्रमोट कर रहे हैं। और बाकी कड़े नियम है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जब टूट रहा है तो उसके लिए, क्योंकि दंड नीति है ऑलरेडी, तो एक डर भी बना हुआ है कि हमें जो है नियमों का और इस मिट्टी का जो धर्म है उसका पालन करना है। तो एंड ऑब्वियसली वो टैक्स कृषकों से भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो बार्टर सिस्टम के रूप में है। वो पैसे के रूप में ना लेकर के, जो उनका गोडाउन है, जो आपदा के समय भोजन क्योंकि जमा करने को कहते हैं, आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि आपदा आती है तो बाहर के देश के लोगों को भी कभी रखना पड़े आपदा के समय, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। उस समय अगर सेवा करनी पड़े, लेकिन उस समय टैक्स भी थोड़ा ज्यादा रेज कर दो, थोड़ा सा। बट ये फूड हम स्टॉक करें, तो फार्मर टैक्स के रूप में अपने जो अंश है, कहीं 1/5 है, कहीं 1/10 है, जिस प्रकार का क्रॉप है उस हिसाब से वो क्रॉप भी ले रहे हैं। और एक वैसे बहुत बड़ी मुझे बात ये कहते बताया हैं गया कि है कि जो मैक्सिमम टैक्स जो है वो 16% से ज़्यादा नहीं है कहीं पे भी। अगर रत्नों पे जाएंगे तो थोड़ा किसी किसी केस में जाता है, लेकिन यस, कभी इन जनरल केस नहीं गया है 16% से ऊपर। लेकिन स्पेशल केस में गया है, ऐसा नहीं कि नहीं गया है। बट वो स्पेशल केस है, इट्स नॉट। उसमें रत्नों में भी कोई एक कैटेगरी होगी जिसमें वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव है, तो वहां पर वो बात करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवरली एक्सप्लॉइटेड टैक्स सिस्टम है। ठीक है, एंड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेशन वो दिखाई देता है। जी। और चाणक्य के समय में हम ये भी देखते हैं कि जो इस समय जो पाखंड इत्यादि है वो भी कम है। वहाँ पे द्यूत क्रीड़ा के भी स्थल हैं और वहाँ पर गणिकाएँ भी हैं। तो जो बिल्कुल। नगर का जो न्यास है, जो आपके जो स्थापत्य है, वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाता था? बिल्कुल, सबसे सेंटर में तो जैसे मैंने कहा कि वो टेम्पल ही होगा। वो इवन शहरों का जो आज का नाम है, चाहे मुंबई हो, चेन्नई हो, पटना हो, है ना, तो देवीय स्थल के, उनके देवियों के नाम पर ही उन शहरों का नाम है। उसके बाद वो अभी जो कहते हैं कि आउटकास्ट कर दिया गया जनजातियों को, है ना, कि वो वर्णों के जो बाहर हैं वो बाहर रह रहे हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य कह रहे हैं इनको हमने रखा है बाहर सिक्योरिटी फॉर टेरिटरी। ऐसा नहीं कि हमने निष्कासित किया है उन्हें, क्योंकि वो हथियार चलाना जानते हैं और ज्यादा जंगलों में उनका बेसिकली वो जो हम कहते हैं कि गोरिल्ला वॉरफेयर जो हम बोल सकते हैं, या फिर वो टेरिटरी की उनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ज्योग्राफी की बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो बाहर से उनका पूरा पेरिफेरी में उनका निवास रहता है। ठीक है, दुर्ग है। दुर्ग ऑब्वियसली फोर्टिफिकेशन तो होगा ही। गांवों को उन्होंने बरगद के और पीपल के पेड़ों से बांटा है। अब देखिए कि अभी एफोरेस्टेशन और पेड़ों की, हम वृक्षों की बात करते हैं। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि गांव की बाउंड्री हम कैसे डिसाइड करेंगे, कि पूरा बाउंड्री में हम वृक्षारोपण करेंगे, ये डिमार्केशन होगा बाउंड्री का। फिर वो 500 गांव लेंगे, उसकी एक ग्रुपिंग करेंगे, फिर उसका एक लीडर होगा। तो काइंड ऑफ एक जो हायरार्की है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो आज के समय में भी है, जैसे है ना कि ब्लॉक लेवल है, पंचायत लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इस तरह से हायरार्की भी बनी हुई है। और जो वृक्ष है, गार्डन है, इसकी तो पूरी व्याख्या रहती ही है कि शहर को जो है पूरा जो लैंडस्केपिंग है उस तरह से आपको डिजाइन करना है। और दुर्ग का जो बेसिकली रहता है कि एक वाटर बॉडी बनानी है, एक वृत्त बनाना है, फिर जंगल होगा, फिर एक वाटर बॉडी होगी रिंग में, ताकि हाथी और घोड़े सीधा अटैक नहीं कर पाए किले को, मतलब है ना, एक डिमार्केशन कर दिया, पानी का वाटर बैरियर आपने बना दिया। तो वास्तुशास्त्र अगर देखेंगे तो टेम्पल सेंट्रल हो गया, बट ये पेड़ों का और जल वाटर बॉडीज का, इस तरह के निर्माण भी वो करवा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो आपने कहा गणिकाएं हैं,
इसमें वो अल्कोहल और इसमें जो हम कह रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन है, वो भी आपको दिखाई देगा कि ये भी है। ऑब्वियसली रेगुलेटेड है, वहाँ पर भी नियम और कानून है और किसी भी चीज़ को सप्रेस नहीं करते हैं। जो अब आप बोलेंगे आज की समस्या में बात करें तो जैसे आपने बैन कर दिया, अब जैसे बिहार में बैन है, लिकर बैन है, लेकिन उसने कंजम्पशन जो है ऐसा नहीं कि उसने रिड्यूस कर दिया। तो एक जो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि बेसिकली समाज में हम सभी को सात्विक नहीं बना सकते, इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आचार्य चाणक्य को है। और एक अधिकारी के रूप में अगर मैं कहूँ, वो कहते हैं कि जो सबसे करप्ट है उसको निकालो मत, उसको फॉरेस्ट और माइंस डिपार्टमेंट दे दो। तो मुझे ये पढ़ के बहुत श्लोक हंसी आई थी क्योंकि झारखंड में फॉरेस्ट और माइंस सबसे ज्यादा है। तो आचार्य चाणक्य उसकी भी पोस्टिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं समाज से थोड़ा दूर रखो इसे, लेकिन इसको इसकी भी स्किल सेट हमें चाहिए। ठीक है। तो ऐसी भी बात हुँ, आचार्य हुँ। चाणक्य कहते हैं। जी। जी। तो ये इसमें ये देखें कि आचार्य चाणक्य के समय बहुत सारे जो वो माइन्स और मिनरल्स की आपने बात की, तो उनके ऊपर काफ़ी उनका ज़ोर रहता था कि ये माइन्स और मिनरल्स, रत्न, जो कोष है, वो कोष को बढ़ाने के लिए जो उपाय थे, उनके ऊपर भी बहुत ज़ोर रहता था। और उसका जो मुख्य उनके लिए जो साधन था, वो ट्रेड ही था। जो ट्रेड को ही एक बार फिर से बता दूँ दर्शकों को कि यहाँ वार्ता का अर्थ जो है वो व्यापार और वाणिज्य है। और व्यापार और वाणिज्य पर उनका बहुत ज़ोर रहता था और टैक्सेशन जो थे वो बहुत हेवी करने के भी फ़ेवर में नहीं थे। एक उनका जो है वो जो जासूसी के बारे में जो है वो जासूसी के तंत्र जो वो बड़ा विख्यात है। उसके बारे में कुछ बताएँ और आज की जो सिचुएशन है उससे थोड़ी-सी तुलना करें? बिल्कुल। अब ये पेगासस वाला जब आया था तो उसमें हमने अगेन इंडिविजुअलिज़्म आएगा तो प्राइवेसी आएगी, है ना? एक व्यक्ति का प्राइवेसी सबसे ऊपर है। तो आचार्य चाणक्य स्पाइस ठीक है, इंटरनेशनली वो तो हैं ही, शत्रु पर तो हैं ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि मछली तालाब में कब पानी पी रही है आप नहीं बता सकते। तो पोटेंशियली जो राजपुरुष हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अमात्य हैं या मंत्री हैं, वही पोटेंशियली करप्ट हो सकते हैं क्योंकि उन्हीं के पास करप्ट होने की मतलब संभावना ज्यादा है। तो उनके ऊपर भी स्पाइज रहेंगे। तो बेसिकली स्टेट जो सर्वेलेंस स्टेट ही रहा है उनका। ठीक है, ये जो मॉडल है इनका, स्पाइज देश में भी हैं, विदेश में भी हैं, और अधिकारियों पे भी हैं, राजपुरुषों पे भी हैं, और वो मान के चले हैं फंडामेंटली कि इन पे भी नजर रखना आवश्यक है। और अ, विष कन्याओं का भी जो पूरा आता है, या फिर जो आर्टिस्ट हैं बेसिकली सिंगर्स, डांस करने वाले, नाटक करने वाले, एक्टर्स जो हैं, इनकी बहुत बड़ी कला होती है इमोशंस को छिपाने की या ब्लफ करने की। ठीक है, तो इनको ही ये बेसिकली स्पाइस के रूप में, इवन ज्योतिषाचार्य को भी इन्होंने रखा है स्पाइस में। ठीक है। और एक 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 वाक्य है इसमें कि एक टेरिटरी को उन्हें लेना है तो उनको है कि अब युद्ध करें या दूसरा कोई तरीका है। तो उन्होंने कहा कि एक ज्योतिषाचार्य को बोला कि तुम वहां पर जाओ और कहो कि इस भूमि के नीचे स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, अगर तुम हमारे राजा के साथ मिल जाओगे तब मैं बताऊंगा कि कहाँ पर ही जो है ये जो है ये स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। और राजा ने 1 महीने पहले ही वहां पर स्वर्ण मुद्राएं डलवा के रखी हैं। तो वो लोग जो है फिर देखते हैं, और फिर पूरी टेरिटरी जो है एक मतलब जो है वो बड़े साम्राज्य में विलीन हो जाती है, विलय हो जाता है उसका। तो काइंड ऑफ स्पाइस आप देखेंगे कि वो इस रूप में भी हैं, है ना? जो समाज जो है जो देखता है कि ये प्रिडिक्शन करेंगे, कुछ बताएंगे कि हम युद्ध करेंगे तो हारेंगे या मिलने में हमारा फायदा है। तो अलग अलग स्वरूप है जासूसों का, जो वो प्रयोग कर रहे हैं, और वो देश में भी है और बाहर भी है। जी, तो ये एक चाणक्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का एक महान विस्तार किया। और जैसे कि हमारे पास मिलता है कि अफ़गानिस्तान से लेके और सुदूर दक्षिण तक और उधर सुदूर पूर्व तक उनके राज्य की सीमाएँ थीं। लेकिन जब हम आते हैं आगे और फिर देखते हैं बिंदुसार के बाद जब अशोक का समय आता है, तो अशोक के समय विद्रोह पनपने लगते हैं और अशोक के
मृत्यु तक जो सीमाएं हैं वो बहुत सिकुड़ जाती हैं। और उसकी मृत्यु के मेरे विचार से 10-12 वर्ष के भीतर-भीतर जो कलिंग का खराबेल है वो आके पाटलिपुत्र को लूट लेता है और पाटलिपुत्र को अपना दास बना लेता है। तो ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? पहले तो अशोक द ग्रेट जो बेसिकली बताया जाता है, नहीं, तो मैं वो तो अशोक द इतिहास में ग्रेट तो ये जाएँगे। तो वो तो नेहरू हाँ, जी का बनाया हुआ है। वी हुँ, वी डोंट एक्सेप्ट दैट। अशोक में मुझे कोई बिल्कुल, ग्रेटनेस नहीं दिखाई बिल्कुल। पड़ती। और वो जो उसको कहते हैं कि वो द्रवित होके बौद्ध बन गया, वो भी झूठ है, क्योंकि वो पहले से ही बौद्ध था। और बौद्ध होते हुए बहुत भी है। उसने असीम क्रूरताएँ की। और जो लोग कहते हैं कि वो बाद में बौद्ध बना, वो ये भी नहीं बता पाते कि उसके बाद भी जो आजीविका जो होते थे, जो पूरा आजीविका संप्रदाय था, वो उसका मूल से विनाश उसने क्यों किया? वो भी तो हत्याएँ थी। और बिल्कुल, अपने बिल्कुल, जो उनके जो शिलालेख बिल्कुल, हैं, उसमें भी वो कहता है कि भई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं, उसमें धमकियाँ हैं साफ-साफ कि बिल्कुल, तुमको बिल्कुल। दंड मिलेगा। तो ये कौन-सी अहिंसा है? इस सब जो है ये पूरा बनाया हुआ जो है वो हमारे तथाकथित सेक्युलर हिस्टोरियंस का बनाया हुआ स्वांग है। वो जो विजिगीषु के जो पैरामीटर बताते हैं आचार्य चाणक्य, आई थिंक अगर अशोक उसका पालन नहीं कर रहे हैं, वही मेरे पर्सपेक्टिव से या मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से उसको मैं बताना चाहूंगा। जो विजिगीषु मतलब एक्सपेंशनिस्ट है, बेसिकली एक्सपेंशन करता है, ठीक है। तो वहां पर वो कह रहे हैं रिच एंड नेचुरल रिसोर्सेज, द्रव्य प्रकृति संपन्न तो सबसे पहले होना है, ठीक है। तो कलिंग को क्यों नहीं जीता जा सका था, मतलब इवन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे भी, क्योंकि उनके पास हाथी है, ठीक है, हाथी है और आयरन ओर है, बेसिकली जो मिलिट्री के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो उनके पास है, पूरे रिसोर्सेस हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि छोटा ही देश क्यों ना हो, अगर वो धर्म के आधार पर है, अगर वो अपनी नीतियों पर चल रहा है, तो उससे भिड़ना नहीं, उससे कभी मत भिड़ना, क्योंकि वो जंगल की आग की तरह कार्य करेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा है ना। अ, सुनजू कहेंगे कि नहीं, अगर शक्ति में अगर वो बहुत कमजोर है तो उस पर युद्ध करो, लड़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहेंगे कि कमजोर है लेकिन धार्मिक इकोसिस्टम फॉलो कर रहा है, उसकी प्रजा उसके साथ है, तो उसे मत छेड़ना, क्योंकि वो जंगल की आग की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो एक तो विचारधारा की जो क्लैश है, जो इनका शिफ्ट है बौद्धिज्म के तरफ का, जो पूरा हम लोग देखते हैं, और जो भारत का जो एक विचारधारा या चंद्रगुप्त मौर्य की जो रही, जो पुरुषार्थ मॉडल पे वेद आधारित है, तो पहली तो जो हुँ। थॉट प्रोसेस है, जो आधार है, वही उन्होंने छोड़ दिया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कोई फॉल्ट रही होगी, कोई डिसीजन में फॉल्ट हो गया हो, अ, सामने वाला शूरवीर हो, उसने हरा दिया हो, उसने उसका कॉन्फिडेंस, जो कहते हैं कि प्रभुत्व जो है, बेसिकली प्रभुत्व को मेंटेन करने के लिए युद्धों को जीतना पड़ता है। तो कोई एक युद्ध आप हार गए तो आपका जो इन्फ्लुएंस है वो घट रहा है, तो प्रजा जो है आपके अगेंस्ट होते जा रही है। तो ये पार्ट तो हम बोल सकते हैं, लेकिन एक जो मूल बेसिस है, हमारा जो आधार है, वही पूरा शिफ्ट कर गया। एंटी वैदिक, अगर हम बोले कि वैदिक से थोड़ा सा दूर हो गया, तो ये एक विचारधारा का ही कोलैप्स था। अगर विचारधारा ही नहीं है तो उसके आधार पर आप फिर, आई थिंक ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स का भी पार्ट रहा कि संख्याएं ज्यादा होने लगी, लोग बहुत ज्यादा बनने लगे, तो इनको लगा, जैसे आज टोपी बहुत लोग पहनते हैं, है ना। अ, जी, जी। तो एक काइंड ऑफ हुँ। अपीजमेंट पॉलिटिक्स था कि उन्होंने शिफ्ट कर दिया बेसिकली, कि थोड़ा मुझे प्रजा का साथ मिल जाए, क्योंकि उनकी पॉलिसीज परिवारों में घुस गई थी। अशोक के समय वो एक एक व्यक्ति के जीवन में घुस के और उसको रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करने लग रहे थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति को इंटरफेरेंस जो है, तो आप नाराज कर रहे हैं, और बेसिकली प्रजा जो है भारत में हमेशा से प्रजा इपे सेंटर रहा है, इसीलिए हम इसको डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडल वाइज नहीं है, लेकिन प्रजा को हमें नाराज नहीं करना है। धनानंद ने भी वही किया था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य आए। तो एंटी, बेसिकली आप अपने जनपद के हो गए, जनपद के भी एंटी हो गए, आपकी विचारधारा भी कोलैप्स कर गई, और जिससे आप लड़े उसके रिसोर्सेस को आपने एसेस नहीं किया। ये जो षाटगुण्य थ्योरी है, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जो अपनाया था, तो उसमें प्रकृतियों का हम एसेस करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो जो बेसिक
बेसिकली स्वॉट एनालिसिस है, सामने वाले की स्ट्रेंथ और ये सब पैरामीटर को भी हम देखते हैं, ये नहीं कि एंड इनहेरिटेंस में मिला था बेसिकली अशोक को, अशोक ने बिल्ड नहीं किया था कुछ, तो उसे आई थिंक वो उसने तो क्लैरिटी हत्याएं की नहीं थी थी कि हमने भाइयों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो और प्रिविलेज ये भी होने का जो मेरे क्राइसिस विचार से होता है। भारतीय इतिहास में मुझे तो और कोई ध्यान नहीं आता, कोई राजा जो अपने बंधु बांधवों की हत्याएं करके और गद्दी प्राप्त की हो जिसने। ये बिल्कुल। प्रयास जो है वो दुर्योधन का अवश्य था, लेकिन वो कुछ दैवी कारणों के कारण वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ तो ये एक ऐसा मिलता है पूरा पूरा, जिसमें उसने अपने 100 भाइयों की हत्या की। 100 भाइयों की हत्या करके उसने बिल्कुल बिल्कुल गद्दी छीनी एक प्रकार से। जो युवराज था उसकी हत्या की। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो पहले भी नहीं मिलता, और ये कार्य उसने तब किया जब वो बौद्ध बन चुका था, क्योंकि जो बिल्कुल अवेलेबल एविडेंस बिल्कुल है उसके अनुसार वो पहले ही बौद्ध बन चुका था। तो यदि संभवतः वो सनातन धर्म का पालन करता होता तो इस प्रकार का कार्य नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और एक हमारे मित्र हैं तो वो कहते हैं कि कोई भी आंदोलन भी जब आप करते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड या कहीं भी, तो आपको एक प्रिंसिपल चाहिए होता है, एक मोरल बेसिकली लॉजिक आपको देना होता है। आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन उस मासेस को समझाने के लिए आप बेसिकली एक मोरल के साथ ही लड़ते हैं, ठीक है। अलग बात है कि वो अपने अपनी लॉजिक आप लगा रहे हैं। तो ये जो भाइयों की इन्होंने हत्या की, तो एक भारतीय समाज ऑब्जर्व करता है, देखता है कि ये कैसे पावर का भूखा है ये व्यक्ति, है ना। तो ये जब ऐसा कर रहा है तो ये हमारे साथ क्या कर सकता है। सो आई थिंक ये भी डाउनफॉल का बेसिक ये कारण तो रहा ही है। और क्वालिटी नहीं थी, एक स्ट्रैटेजिस्ट जो आचार्य चाणक्य का एक जो डुओ हम बोलते हैं कि साथ में कोई होना चाहिए आपके। एक सिंगल राजा जो है, मतलब किंग मेकर साथ में जब तक नहीं है, भारत में कोई भी राजा रहे हैं, उसकी आवश्यकता रही है जो उसे पॉलिसी और उसको सजेस्ट करता रहे, गाइड करता रहे। तो आचार्य चाणक्य जैसे भी उन्हें स्ट्रैटेजिस्ट नहीं मिले होंगे, एक तो ये भी कारण रहा होगा जो उन्हें बता रहे होंगे कि किस तरह आगे बढ़ना है। जी। तो क्या मानते हैं कि चाणक्य नीति पर चल के आज का प्रशासन संभव है, या मोदी जी जो है इस चाणक्य नीति की पालना कर सकते हैं? आज का जो पूरा एक एक जो मुझे उदाहरण दिखा मॉडर्न था। जी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के परिप्रेक्ष्य में क्या संभव है ये? एक दो चीज जो मुझे दिखा इन प्रैक्टिस, चाणक्य इन एक्शन, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स को मंत्री बनाया गया। बेसिकली अमात्य और मंत्री दोनों को लोग मिक्स कर देते हैं। अमात्य एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं, वो ही प्रमोट होके मंत्री बनता है। तो ये जो अश्विनी माधव जी हैं, है ना, या एस जयशंकर जी हैं, तो पहला ये जो मॉडल है कि फील्ड के एक्सपीरियंस वाले और जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है वो फिर मंत्री बने, ये तो एक पहला पैरामीटर आचार्य चाणक्य का मुझे दिखता है। ठीक है। दूसरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो मैं बीएएस जो मैं बात करता हूँ, भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो उसमें बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर, मतलब एग्जामिनेशन और इंटरव्यू तो ठीक है, पार्ट है, लेकिन वो धर्म का टेस्ट, अर्थ का टेस्ट, काम का टेस्ट, और पूरे उसके 25 साल 30 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, स्कूल में वो कैसा था, अपने दोस्तों के साथ कैसा था, उसने क्या कार्य किया है, उसने क्या रिजल्ट दिया। तो रिजल्ट ड्रिवन बेसिकली अप्रोच लेना आचार्य चाणक्य का रहा है। मतलब नॉट ऑन प्लानिंग, बेसिकली उसने क्या डिलीवर किया है उसके बेसिस पर हम उसको आगे ले जाएंगे। तो ये कुछ जो ऐसी बातें हैं जो मुझे दिखती है कि चाणक्य इन एक्शन है। दूसरा कि आप युद्ध के बाद क्या करेंगे, मतलब किसी टेरिटरी को आपने लिया तो आप क्या करेंगे फिर वहां। तो आचार्य चाणक्य कहेंगे वहाँ की भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन आप नहीं बदलेंगे, ठीक है? आप वहाँ जाएँगे तो उसी ड्रेस में जाएँगे। तो बेसिकली ये भी जैसे प्रधानमंत्री जी जब जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, तो वहाँ के जो कल्चरल अवेयरनेस है कि क्या पहनना है, कैसा दिखना है, ये, और देवताओं को नहीं बदलना। बेसिकली वो कन्वर्जन वाला जो पैरामीटर है, वो भी चाणक्य रिस्पेक्ट कर रहे हैं। टेरिटरी को भी ले रहे हैं, लेकिन वहाँ की उपासना पद्धति को नहीं बदल रहे हैं वो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आप बात करेंगे तो आई थिंक ये पूरा सुपर इम्पोज ही नहीं हो सकता। ये पूरा डील ही
आई थिंक अलग वे में करता है। जहाँ इनवर्ड होना चाहिए वहाँ आउटवर्ड है, जहाँ आउटवर्ड होना चाहिए वहाँ इनवर्ड जैसा दिखता है। तो ये पूरा बिब्लिकल फ्रेमवर्क में ही क्योंकि सारी चीजें काम कर रही है, तो ये टकराएगा बेसिकली। हम उसमें नट एंड बोल्ट्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बट वो आई थिंक वो सनातनी इकोसिस्टम वो आपको दिखेगा नहीं, है ना? वो हमेशा मे बी कॉन्ट्राडिक्ट ही करे स्वयं को ही। तो ये अमात्यों का सिलेक्शन एटलीस्ट हम जो है कैसे लोगों को हम ऊपर ला रहे हैं, है ना? क्या प्रमोट कर रहे हैं, और जो डील करना है इलीगल इमिग्रेंट्स से जो आपकी इकोसिस्टम को तबाह करने पर तुले हुए हैं, उनसे कैसे आप डील कर रहे हैं। तो उसमें आचार्य चाणक्य के हम सीधे सीधे चीजों पे जा सकते हैं कि मोरालिटी स्वधर्म है कि ठीक है मेहमान है तो अतिथि देवो भव, लेकिन राजधर्म ऐसा नहीं होता है ना। राजधर्म में व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से या पारमार्थिक सत्य या वेदांत के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं देखना है बेसिकली। तो आई थिंक वो अप्रोच जो है जो विल्ड करता है पावर, वो हम आचार्य चाणक्य से सीख सकते हैं कि सदाचार और धर्म दोनों अलग अलग है, और उसके अनुसार हमें अपना एग्जीक्यूशन करना है। जी, तो आज की चर्चा पर यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज के जो हमारा पूरा जो राजतंत्र है और जो समाज तंत्र है, आज हमने राजतंत्र की बात की। मेरे विचार से आगे हम समाज तंत्र की भी बात करेंगे और राजतंत्र और समाज तंत्र का जो इंटरप्ले है उसकी भी बात करेंगे अवश्य। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। रवि सिंह जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत वंदे धन्यवाद सर। मातरम। वंदे मातरम।